हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तो आज हम लोग एसएसटी में हिस्ट्री के लिए क्लास 8 का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रिवोल्ट क्या होता है, रिवोल्ट क्यों हुआ, 1857 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या था, उस वक्त क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ये पूरा बम शॉट है, मतलब एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव नोट्स होंगे और बीच बीच में हम एनसीईआरटी के पीडीएफ से भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके जो भी पीडीएफ वगैरह होंगे वो आपको वेस्ट एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में भी डाल सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स है जैसे कि इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड देन द कंपनी फाइट बैक्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट और रीजन फॉर द लॉस ऑफ रिवोल्ट, ये सारे टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन क्या था इस चैप्टर में। तो बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी इंडिया में, क्वीन एलिजाबेथ ने इस पे साइन करा था 1600 में। तो इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और बाय द हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी 19th सेंचुरी के हाफ में कि वो नए नए पॉलिसीज बता दी, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी और एक और था ना, क्या था एक और था, वो भी था एक और था जिसकी क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो भी पोर्शन थे, जितने भी स्टेट्स थे उसको एनेक्स कर लेते, मतलब उस पर कब्जा कर लेते और अपना राज चलाते। ठीक है ना, 3 पॉलिसीज बनाई थी। पीपल ऑफ इंडिया गॉट एंगर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर अनजस्टेड पॉलिसीज। जो इंडिया की जो पीपल थी, जो भी लोग रहते थे इंडिया में, इंडियन सिटीजन्स, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज होने लगे, उन पे गुस्सा होने लगे। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे और उनकी जो अनजस्टिस पॉलिसीज थी उनके कारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनकी अनजस्टिस पॉलिसीज के कारण उन पे गुस्सा करने लगे। उसके बाद ड्यू टू दिस एंगर मैनी सिपॉइज क्या होते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में पहले से ही आर्मी मैन थे, उन्हें हम सिपॉइज कहते हैं। फॉर्म ग्रुप्स, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, अलग अलग जगह से सिपॉइज आए और एक ग्रुप बनाया। एंड बिगेन द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 को चालू करा और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। ठीक है, तो इसी के साथ इस वॉर के साथ, इस रिवोल्ट के साथ इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो वॉर थी और इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो चाहत थी वो आगे बढ़ने लगी। तो उसके बाद कॉजेज ऑफ रिवोल्ट क्यों हुआ, है ना भाई, कोई चीज होता है उसका कॉजेज होता है ना, तो ये रिवोल्ट क्यों हुआ, तो इसके कुछ कॉजेज थे, जैसे कि आता है पहला पॉलिटिकल कॉज में क्या आता है, पॉलिसीज सच एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या करते थे कि अगर आपका खुद का सन नहीं है तो आप, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपकी जो राज्य है, टेरिटरी है, उसको हड़प लेगी, एनेक्स कर लेगी। तो उसी पॉलिसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती, एनेक्स इंडियन स्टेट्स। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी एक फ्रीडम फाइटर, रिवॉल्यूशनरी, तो उन्होंने क्या चाहती थी, वांटेड दैट शुड रिकॉग्नाइज ब्रिटिशर्स से चाहते थे कि वो उनके बेटे को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, मतलब पहचाने एज द हायर ऑफ द किंगडम। हायर कौन होता है, जो राज्य है उसको आगे चलाएगा, जैसे मैं अभी राज्य चला रहा हूं, जो मेरा बेटा आएगा वो अब मेरा राज्य चलाएगा, किंगडम चलाएगा, है ना, तो ऐसे ही, तो किंगडम। बट ब्रिटिश रिफ्यूज्ड एंड अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश ने मना कर दिया, तुरंत ही वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया और जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई से उनकी स्टेट टेरिटरी छीन ली गई। उसके बाद ऑन द किंगडम विच कॉज द रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा आने लगा अमंग पीपल। उसके बाद आता है अवध के जो किंगडम थे ना, नवाब थे अवध के, वहां पे नवाब होते थे, तो वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत लॉयल थे, तो वो सोचते थे ब्रिटिशर्स तो हमें कुछ करेंगे नहीं, और यही एक राज्य बता था लास्ट में जाके जिसको ब्रिटिशर्स ने अब तक एनेक्स नहीं करा, कब्जा नहीं करा। तो उनको लगता था हम तो ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं, वो हमें कुछ नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन
अवध विच वॉज द अमंग द लास्ट टेरिटरी, जैसे कि मैंने बताया लास्ट टेरिटरी थी एनेक्स करने के लिए, बट कंपनी अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वहां पे भी कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी। मतलब लॉयल तो थे अवध वाले, अवध वाले, अवध वाले लॉयल थे, ठीक है ना, लेकिन तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया 1856 में, ठीक है। दिस ऑल्सो कॉज रिसेंटमेंट टू द नवाब ऑफ अवध, और द हैव बीन फेथफुल टू ब्रिटिशर्स फॉर लॉन्ग टाइम, जो कि ब्रिटिशर्स पे फेथफुल, फेथफुल मतलब उन पे ज्यादा ही लॉयल थे, उनके तरफ लॉयल थे, उन पे ज्यादा, उनका ज्यादा काम करते थे, तो उनको लगता था वो हमें कुछ करेंगे नहीं, तो हम अपना चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन बाद में आए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया 1856 में, और फिर नवाब ऑफ अवध में को गुस्सा आ गया, नवाब जो थे वहां पे, और फिर उसकी वजह से भी उनको भी रिसेंटमेंट हुई, उसके कारण भी एक कॉज निकल के आ गया। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू टेक मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहते थे कि जो मुगल डायनेस्टी है वो खत्म हो जाए, है ना, मुगल डायनेस्टी चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आए तब भी मुगल डायनेस्टी थी और अब तक मुगल डायनेस्टी चल रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि जो मुगल डायनेस्टी है वो एक एंड पे आ जाए, क्या आ जाए, एक एंड पे आ जाए। सो दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर एज द लास्ट मुगल रूलर, बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना मुगल का लास्ट रूलर घोषित कर दिया, मुगल का लास्ट रूलर घोषित कर दिया, मुगल का लास्ट रूलर घोषित कर दिया। तो ये सब था पॉलिटिकल कॉज। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे, जैसे इकोनॉमिक कॉज में था ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, पैसा, पैसे से रिलेटेड, तो इकोनॉमिक कॉजेस में आया कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंगर्ड लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी ना, लैंड, लैंड मतलब जमीन और रेवेन्यू मतलब टैक्स, तो जो जमीन को लेकर जो भी टैक्सेस के पॉलिसीज थे उसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा। क्यों आने लगा देखते हैं, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स को वो पसंद नहीं आया। मैनी लॉस्ट देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स एज दे वर अनेबल टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स, जो बहुत सारे लोग थे, अब देखो लोग हैं उनके पास एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज, क्या, पूर्वजों, तो पूर्वजों की जो भी जमीन थी उनसे वो छीन ली गई। क्यों छीन ली गई, क्यों छीन ली गई, क्योंकि जो ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बनाए थे उसके तहत, उसके वजह से, उसके हिसाब से वो लोग टैक्स पे नहीं कर पाए, टैक्स पे नहीं कर पाए तो जो उनकी जमीन थी वो उनसे छीन ली गई, जो उनकी जमीन थी वो उनसे छीन ली गई, ठीक है। कौन सी जमीन थी भैया, पूर्वजों की जमीन थी। ऑफन टू पे द रेवेन्यू देयर लैंड जमींदार्स हैड टू बोरो मनी एट हाई रेट्स, अगर भाई उनको, अगर अपने टैक्सेस, लैंड के ऊपर जो भी टैक्सेस थे वो भर नहीं पाए, भर नहीं पाए तो हम क्या करते हैं, है ना, घर बना रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है हमें घर बनाने, लेकिन तो हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते। ऐसे ये लोग क्या करते थे, जब इनको अपने रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे लैंड का, तो ये लोग जमींदार जो थे, लैंड, जमींदार कौन होते हैं, लैंड के मालिक, तो वो क्या करते थे, बोरो, बोरो मतलब उधार पर मनी लेते थे, बोरो मतलब उधार, उधार पर पैसे लेते थे, तो बोरो करते थे मनी एट हाई रेट्स, मतलब एक तो पैसे भी ले रहे हैं उस, वो भी देना पड़ेगा, और हाई रेट्स पे ले रहे हैं मतलब अलग से इंटरेस्ट, ब्याज भी देना पड़ेगा, तो डबल डबल खर्चा लगेगा, ठीक है ना। दिस मेड द कंडीशन ऑफ फार्मर्स वर्स, ये इसकी वजह से, अब लैंड किसको चाहिए, फार्मर को चाहिए, फार्मर को क्यों चाहिए भैया, क्रॉप्स उगाएंगे, क्रॉप्स उगाएंगे तो हमारा पेट बढ़ेगा, है ना, तो इसकी वजह से जब उनके लैंड के रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया तो वो लोग बोरो करते मनी हाई रेट्स पे, हाई रेट्स पे बोरो करते मनी, तो वो उनकी वजह से पहले तो वो ब्रिटिशर्स को टैक्स देंगे, फिर जिनसे पैसे लिए उनको पैसे देंगे, उसके साथ हाई इंटरेस्ट भी देंगे, है ना, तो उनके पास पैसे कम आने लगे, कम होते गए होते गए होते गए, जिसकी वजह से जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत वर्स हो गई, वर्स मतलब बेकार हो गई भैया, क्या हो गई, बेकार। उसके बाद फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो। अब ये कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनसे पैसा कमाया जा सके, क्या कमाया जा सके, पैसा, पैसा तो सारे क्रॉप से कमाएंगे लेकिन कमर्शियल क्रॉप से सिर्फ पैसा कमाएंगे, उससे किसी का पेट नहीं भरेगा। क्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे हमने उगाया टमाटर, टमाटर से हमारा पेट भरेगा, है ना, लेकिन वो पैसे के लिए भी है, लेकिन
कमर्शियल क्रॉप क्या होते हैं जिनसे सिर्फ हम पैसे कमाएंगे। कमर्शियल मतलब पैसा, ठीक है ना, जिनसे हम पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स है, जैसे एक था इंडिगो। इंडिगो पता है क्या होता था? इंडिगो होता था, मैं बताता हूँ। इंडिगो एक था ब्लू डाई कलर। तो ये एक ब्लू डाई कलर था, इंडिगो एक ब्लू डाई कलर था जो कि फार्मर्स को जबरदस्ती ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे उगाने के लिए ताकि वो उगाए। और इंडिगो की उस वक्त पे बहुत वैल्यू थी। क्यों वैल्यू थी? क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप है तो उस कमर्शियल क्रॉप को यूज करके पैसा मिलेगा, है ना। अब पैसा क्यों मिलेगा? इंडिगो एक ब्लू डाई कलर था। डाई कलर कहाँ पे काम आता है? कपड़े में कलर लगाना, उसमें काम आएगा, पेंट वगैरह में काम आएगा, है ना। तो इंडिगो एक ब्लू डाई कलर था जो कि ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे फार्मर्स को उगाने के लिए। और ये हमारे लिए, फार्मर्स के लिए क्यों खराब था? इसलिए खराब था क्योंकि इंडिगो की वजह से जो क्रॉप की, फार्मर्स की जो कंडीशन, फार्मर्स के लैंड की जो कंडीशन है, वो पूरी जमीन की कंडीशन खराब हो जाती थी। खराब हो जाती थी मतलब वो अनफर्टाइल हो जाती थी। वहां पे फिर से कोई क्रॉप आप नहीं उगा सकते थे, ठीक है, इतनी खराब हो जाती थी। द ब्रिटिशर इम्पोज स्टीप टैक्सेस ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। उन्होंने स्टीप टैक्सेस लगा दिए इंडियन प्रोडक्ट्स में एंटरिंग इंग्लैंड। मतलब जो भी इंडियन प्रोडक्ट इंग्लैंड में एंटर कर रहा है उस पर टैक्सेस लगा दिए, जिसके कारण टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम बाइंग देम। अब भाई टैक्सेस बढ़ेगा किसी चीज पे, पहले टैक्स कम था, हम खरीदते थे, अब टैक्स बढ़ गया तो क्या होगा? हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे पैसा ज्यादा लगेगा। जहाँ पे पैसा ज्यादा लगे वहां हम क्यों खरीदें, है ना। तो यही करते थे, जहां पे भी इंडिया के प्रोडक्ट्स आते हैं इंग्लैंड में, उस पे स्टीप टैक्सेस लगाते हैं, जिसके कारण पीपल डिस्करेज मतलब उनके अंदर की, उनका मन नहीं करता, डिस्करेज हो जाते हैं पीपल बाई करने के लिए, उनको खरीदने के लिए पीपल डिस्करेज हो जाते हैं, उनका मन नहीं करता। The conditions of Indians employed by the British were also poor and were appointed at lower posts because of this. Indian sepoys and their families were unhappy with the British and joined the revolt of 1857. इस लाइन का पूरा का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या करा, इंडियंस को लोअर पोस्ट पे रखे। कहाँ कहाँ लोअर पोस्ट पे? पुलिस में, वकील्स में, कोर्ट्स में, है ना। इन सब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे इनमें लोअर पोस्ट पे रखा, है ना। हाई पोस्ट पे ब्रिटिशर्स रहते, इंग्लैंड वाले रहते, जो भी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन लोअर पोस्ट पे हमेशा इंडियंस को ही अपॉइंट करा जाता, ठीक है। क्यों? उनका एक कम्प्लेक्शन को लेके, जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर था आपका, थर्ड या सेकंड चैप्टर था, जैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ाया गया था कि उनको लोअर पोस्ट पे रखा जाता था, है ना, ये सब चीजें। तो लोअर पोस्ट पे रखा जाता, जिसके वजह से इंडियन सिपॉइज और उनकी जो फैमिलीज है वो अनहैप्पी हो गई। क्या हो गए? अनहैप्पी हो गए ब्रिटिशर से, जिसके कारण उन्होंने रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ये हो गया अब हमारे इकोनॉमिक कॉज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सोशल कॉज पे। किस पे? सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या क्या थे? सोशल कॉज में सबसे पहले, सोशल मतलब समाज को लेकर, उन्होंने समाज में भी कुछ कुछ चेंजेस लाए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया और लोग फिर से रिवोल्ट को ज्वाइन करा। कैसे? द ब्रिटिशर्स न्यू दैट दे हैड टू डू सम रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। भाई देखो, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वो उनके फेवर में चला जाए, ठीक है। वो एक सेक्शन उनके फेवर में चला जाए और एक सेक्शन तो पहले से उनके फेवर में नहीं है, उनके खिलाफ है। तो जो वो एक सेक्शन उनके फेवर में नहीं है और जो एक सेक्शन उनके फेवर में है वो दोनों आपस में ही लड़, सिंपल। तो यही करते थे ये लोग। दे वांटेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन के कंडीशन को बढ़ाते। और उस टाइम पे क्या था, वुमेन को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होती है भैया? सती प्रथा ये होती है जब किसी भी वुमेन का पति मर जाए, ठीक है, तो उस वुमेन को भी जिंदा जला दिया जाता था, उसी में उसी के पति के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा यही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने एबॉलिश कर दिया प्रैक्टिसेस सच एज सती प्रथा, और उन्होंने एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को भी प्रमोट करा। जो गर्ल्स की जो एजुकेशन थी उनको भी प्रमोट करा। मैनी इंडियंस डिड नॉट लाइक दिस,
भाई देखो एक सेक्शन तो खुश हुआ वुमेन्स का, लेकिन जो बाकी सेक्शन के लोग थे जैसे मैन वगैरह, वो लोग इससे खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द सोशल एंड कस्टम्स। सोशल और उनके जो कस्टम्स ट्रेडिशंस थे, जो उनके भी सोशल कस्टम और कंडीशन थे, जैसे कि रीति रिवाज जो बोलते हैं हम, उसको खराब कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी क्या होता है बताते हैं। म्यूटिनी when soldiers as a group disobey their officers in the army। मतलब सोल्जर्स आए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और फिर अपने ही सीनियर्स की, अपने ही ऑफिसर्स की उन्होंने बात नहीं मानी, तो वो एक म्यूटिनी बन जाती। क्या बन जाती? म्यूटिनी। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा भैया सोशल कॉज में, कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक सेक्शन को खुश करा। एक सेक्शन को कैसे खुश करा? उन्होंने वुमेन्स को खुश करा। वुमेन्स को कैसे खुश करा भैया? उन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया। और सती प्रथा क्या थी कि अगर किसी वुमेन का पति, हस्बैंड मरता है, तो उसी के साथ हस्बैंड के साथ ही उस वुमेन को भी जिंदा जला दिया जाएगा। तो इसको बंद करा। और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़कियों की पढ़ाई थी उसको भी प्रमोट करा। ठीक है ना। तो इसके वजह से इंडियंस को ये पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे रीति रिवाजों को खराब कर रहे हैं, उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। तो उसके वजह से भी ये एक कॉज बन गया। ठीक है। लेकिन इस पेज पे हमें, इस स्लाइड पे हमें क्या पता चला? सोशल कॉज तो था, लेकिन इसकी वजह से इंडिया के जो कस्टम्स थे, इंडिया में बहुत बड़ा चेंज आया, इंडिया की सोसाइटी में। ठीक है ना। क्यों आया चेंज? क्योंकि वुमेन्स को भी एक उच्च दर्जा मिल गया। ठीक है ना। आज देखते हैं कि वुमेन्स को हर जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ब्रिटिशर्स ने वो करा था, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को प्रमोट करा, जिसकी वजह से गर्ल्स को एजुकेशन मिली और उनको पता चला कि वो अपने लड़ाई कैसे खुद से लड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सती प्रथा को एबोलिश कर दिया, जिसकी वजह से उनकी भी ज्यादा डेथ नहीं होती थी अगर उनका पति मर जाता तो। ठीक है ना। उनको भी एक चांस दिया जाता था कि वो फिर से मैरिज कर सकती है। उसके बाद आता है रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉज में क्या था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कुछ ज्यादातर इंडियंस को, जो हिंदुइज्म, मुस्लिम, जो भी उनका रिलीजन था, वो उनको क्रिश्चियनिटी में बदल देते। जो भी रिलीजन है क्रिश्चियनिटी में बदल दो। ठीक है। क्रिश्चियनिटी ब्रिटिशर्स की मेन रिलीजन था। क्रिश्चियनिटी मतलब जो क्राइस्ट को पूजा करते हैं ना। और आफ्टर दिस इंडियंस बिगेन फीलिंग दैट देयर रिलीजियस नॉर्म्स वर अंडर अटैक। पहले क्या लगा कि उनके कस्टम, रीति रिवाज खतरे में थे। अब उनको लगा कि इनके जो धर्म की जो चीजें थी वो खतरे में पड़ गई। इन 1830 द गवर्नमेंट अलाउड द मिशनरीज क्या होते हैं भैया? मिशनरीज वो होते हैं जो भी लोग इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में बदल रहे थे, उनको हम मिशनरीज बोल रहे थे। ठीक है। तो वो एक मिशन को पूरा कर रहे थे, तो इसलिए उनका नाम मिशनरीज पड़ गया। टू ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, वो किसी की भी जमीन हड़प सकते थे, किसी की भी प्रॉपर्टी हड़प सकते थे। Many sepoys in the British army were uncomfortable about certain laws which they felt were against their religious belief। मतलब जो भी सिपॉइज वगैरह थे उस सोसाइटी में, उनको लगता था ऐसे लॉज जो बन रहे हैं, मिशनरीज को अलाउ कर रहे हैं उनके लैंड और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, इंडियन ब्रिटिशर्स चाह रहे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में बदल जाए, तो ये सब चीजें उनके रिलीजियस बिलीफ, उनके जो धर्म की जो चीजें थी, धर्म के बारे में जो भी चीजें थी, उसको खतरे में ला रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सिपॉइज वर एक्सेप्टेड टू ट्रेवल ओवरसीज टू फाइट वॉर्स, कि सिपॉइज को बोला जाता था कि तुम भाई इंग्लैंड में वॉर हो रहा है तो इंग्लैंड में जाके लड़ोगे, इंडियन सिपॉइज को बोला जाता था। तो दे फियर्ड दैट देयर कास्ट मेंबर मतलब जो भी उनके कास्ट के जो भी लोग थे वो उनसे वो डरते थे और वो डिसओन देम, वो उनको छोड़ देंगे, उनको सोसाइटी से उनको निकाल देंगे। देयरफॉर व्हेनेवर सिपॉय वर सेड टू ट्रेवल आउटसाइड दे प्रोटेस्टेड एंड वर पनिश्ड। मतलब जब भी सिपॉइज को बोला जाता था कि तुम बाहर जाओगे लड़ने के लिए, तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते और फिर बाद में उनको सजा मिलती। तो ये भी एक कॉज था रिवॉल्ट का, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया, जिसकी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन करा। उसके बाद तो अब पढ़ते हैं हम इमीडिएट कॉज। रिलीजियस कॉज में था क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिलीजियस कॉज में था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे जो भी इंडियंस के जो भी सेक्शंस है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, उसको क्रिश्चियनिटी में बदल दे। और जो भी मिशनरीज कौन थे भैया? मिशनरीज वो थे
जो कि ब्रिटिशर्स के लैंड को प्रॉपर्टी, सॉरी ब्रिटिशर्स बोल रहा हूँ, इंडियंस के लैंड और प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे। तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस क्रिश्चियनिटी में बदल दे, और मिशनरीज चाहते थे कि वो लैंड और प्रॉपर्टी को ओन करे। तो गवर्नमेंट ने एक और ये लॉ बना दिया था 1830 में। तो इस लॉस के हिसाब से सिपाहीज को गुस्सा आया। सिपाहीज को क्यों गुस्सा है? सिपाहीज को बोला जाता था आप बाहर जाओ, इंग्लैंड में जाओ, इंग्लैंड में जाके हमारे लिए वॉर लड़ो। तो उनको लगता था कि जो भी उनके कास्ट के जो भी लोग हैं, सोशलिटी के, समाज के जो भी लोग हैं, वो उनको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, डिसओन करेंगे, उनको अपने समाज का नहीं मानेंगे। तो वो इसलिए जब भी उनको बोला जाता था बाहर जाने के लिए, तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते और बाद में उनको पनिशमेंट मिलती। तो ये सब चीजें थी रिलीजियस कॉज के अंदर। अब आते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज सबसे बढ़िया कॉज था, सबसे मेन कॉज था, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 रला गया। इमीडिएट मतलब जल्दबाजी वाला कॉज है ना। क्या करा था ब्रिटिशर्स ने? इंट्रोड्यूस अ न्यू राइफल, एक नया राइफल लाए ब्रिटिशर्स, नया राइफल लाए। राइफल कौन सा लाए भैया? राइफल लाए थे एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, ठीक है ना, जिसके अंदर ग्रीस्ड कार्टिजेस भरे जाते थे। ग्रीस्ड कार्टिज, ग्रीस्ड कार्टिजेस क्या होते थे कि ऐसे रूमर्स फैले, ऐसे अफवाह फैले कि उस एनफील्ड राइफल को रीलोड करने के लिए हमें उस ग्रीस्ड कार्टिजेस को वो बाइट करना पड़ता, एक बाइट मारना पड़ता, तभी वो रीलोड होगा। अब जब रीलोड होगा, अब उस बाइट मारने में क्या था प्रॉब्लम? तो ये नहीं थी, प्रॉब्लम थी जो ग्रीस्ड कार्टिजेस थे उसके अंदर फैट ऑफ पिग्स, पिग्स मतलब जो सुअर के फैट्स होते हैं, और काओ के फैट्स भरे होते थे, जो कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ थे। तो अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा होगा। इन विच बिफोर लोडिंग द राइफल विद अ फ्रेश कार्टेज, एक नए कार्टेज से हमें जब हम उसको रिफिल करना हो तो हमें क्या करना पड़ता था? सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड टू बाइट ऑफ, उनको एक एंड, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये ग्रीस है, इस ग्रीस को यहाँ से बाइट ऑफ करना पड़ता, काटना पड़ता, ठीक है। हाउ इट वाज लोडेड, यहाँ से इसको काटते, यहाँ पे काट रहा है, और फिर इसको रिफिल करा जाता, फिर सोल्जर्स इसको यूज करते। ये थी राइफल हमारी, इनफील्ड राइफल, ठीक है। तो और ये हमारा एक ग्रीस्ड कार्टेजेस होता था। तो इसको रिफिल करने के लिए एक तरफ से काटना पड़ता, और ये दिक्कत नहीं थी, ये तो सही, यहाँ तक तो सही था भैया। लेकिन रूमर्स मतलब भैया क्या होता है बता दो, हमको तो नहीं पता। अफवाह क्या होता है? अरे देखो भाई मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है। अफवाह, ठीक है ना, अफवाह। ग्रीस यूज्ड ऑन द कार्टेज वर मेड ऑफ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, काउज और पिग्स के फैट से बना हुआ था। काउज और पिग्स के फैट से बना हुआ था। ब्रिटिशर्स को क्या था? उनको तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो ऐसे काट लेते। लेकिन इंडियंस के बिलीफ में क्या हुआ कि काउज जो था वो कनेक्टेड विद था हिंदूज बिलीफ, मतलब हिंदुइज्म के बिलीफ से कनेक्टेड था, और जो पिग्स है वो मुस्लिम्स के बिलीफ से कनेक्टेड था, है ना। मतलब मुस्लिम्स को अलाउड नहीं करा रहा था इसको कंज्यूम करने के लिए। और काओ तो हम बोलते ना, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो यही चीज था। तो इन्हीं दो कानूनों की वजह से जो सिपाहीज थे गुस्सा हुए, पर अनकंफर्टेबल टू यूज इट। जब इसको यूज करने में अनकंफर्टेबल थे, हम तो उस टाइम में थे ही मूर्ख, है ना, हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम तो ब्रिटिशर्स के, हम लोग क्या करते, ब्रिटिशर्स के बाद जाते, उनसे गन्स वन्स मांगते, क्योंकि सिपाहीज थे, सिपाहीज तो क्या होते थे, ब्रिटिशर्स आर्मी मैन होते थे, तो वो वहीं से सोल्जर्स के लिए गन वन वगैरह लेके आते, तो वही चीजें होती थी। लेकिन अब ये नई गन आ गई जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते थे, तो हम रिवॉल्ट में उतने अच्छे से नहीं ले पाए, हमारे पास उतनी चीजें नहीं थी, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर ले, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल नाम था इसका। इसको किससे भरा जाता था? ग्रीस्ड कार्टिजेस से। और उस कार्टिजेस को यूज करने से पहले, रिलोड करने से पहले हमको उसको एक एंड से काटना पड़ता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद एक अफवाह फैली कि उस ग्रीस्ड कार्टिजेस को जब हम पुल करते तो जिस हिसाब से काटना होता था वहां पर पिग्स के और काउस के फैट होते थे, ठीक है ना, चर्बी होती थी गाय और सुअरों की। तो जिसकी वजह से जो गाय था वो हिंदू बिलीफ में था, और पिग्स जो था वो मुस्लिम्स के लिए था, और रिवॉल्ट में सबसे ज्यादा इन्हीं दो कम्युनिटी से लोग आए थे, इन्हीं दोनों कम्युनिटी की मेजोरिटी थी, तो यही दोनों ज्यादातर रिवॉल्ट में लड़ने के लिए आते थे। तो यही दिक्कत थी कि भैया काउज और पिग्स को हम कैसे कंज्यूम करेंगे। तो इसकी वजह से जो सिपाहीज थे
उन्होंने फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज वर अनकंफर्टेबल टू यूज इट, दोनों कम्युनिटी के जो भी सिपाहीज थे वो चाहते नहीं थी कि हम इसको यूज करें, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा एडवांसमेंट्स के साथ रिवोल्ट में नहीं गए और ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा एडवांसमेंट थी तो वो लोग रिवोल्ट जीत गए, जीत गए। ठीक है ना, बस यहां तक कॉज अब खत्म हुए। अब क्या आता है, मेरठ टू दिल्ली, मेरठ टू दिल्ली। मेरठ टू दिल्ली में देखो क्या हुआ, एक था हमारे भैया मंगल पांडे, मंगल पांडे के ऊपर फिल्म भी आई हुई है ना, तो ये हमारे मेन रेवोल्यूशनरी है मंगल पांडे, ये हमारे मेन रेवोल्यूशनरी थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में सबसे ज्यादा इनका नाम प्रचलित हुआ था, ये हमारे मेन रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, एक बार हम चल लेते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पे। हाँ खुल जा 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 खुल जा, ये ठीक है, ये था एनसीईआरटी में। देखते हैं पहले, देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया। पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब जो थे वो अपने रूल्स को, अपने पावर्स को लूज कर रहे थे। कैसे लूज कर रहे थे, उनकी जमीन, रानी लक्ष्मीबाई का एग्जांपल मैंने दिया था, ये दिया ही था आपको, मार्क ब्लैक कलर लेंगे भाई, इसमें तो ब्लैक ही दिखेगा, आजा बड़े भाई, रेड लेते चलो। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन, उनका एक एडॉप्टेड सन था एज द हायर। हायर कौन होता है भैया, आपने बताया था, जो कि किंगडम को आगे ले चलेगा, है ना, ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वो चाहते थे कि जो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनका जो एडॉप्टेड सन है उसको हायर ऑफ द किंगडम रिकॉग्नाइज करा जाए, एक रीजन था। उसके बाद नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, एक और हमें मिल गया, ठीक है, एक और रीजन मिल गया। नाना साहेब जो थे ना वो एडॉप्टेड सन थे किसका, पेशवा बाजीराव टू। भैया अब ये पेशवा कौन है, पेशवा पढ़ा होगा ना आपने, वो मराठा कम्युनिटी में जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे उनको हम पेशवा बोलते थे उस टाइम। तो द नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू प्रेडिक्टेड टू बी गिवन फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डेड डाई, मतलब जब उनके पिताश्री मर गए तो वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो जो उनकी पिताश्री की पेंशन है वो नाना साहेब जी को दे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि नाना साहेब जो थे वो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। क्या थे, एडॉप्टेड सन। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लीज, मतलब उन्होंने फिर से नाना साहेब जी के खिलाफ क्या बोलते हैं आर्मी को लगा दिया, मिलिट्री को लगा दिया, पावर्स दिखाई अपनी, और फिर से उन्होंने इस प्लीज को खत्म कर दिया। उसके बाद आता है अवध के बारे में, बताया कि वो ज्यादा फेथफुल थे, लॉयल थे, लेकिन उनके साथ भी गद्दारी कर दी, है ना, ठीक है, गद्दारी कर दी। लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड, जो अवध था वो लास्ट टेरिटरी था एनेक्स करने के लिए, लेकिन तब भी गवर्नर जनरल ने जाके लास्ट में जो 1856 के अराउंड वहां पे जाके वो क्या करते डॉक्टर ऑफ लैप्स लगा दी, और डॉक्टर ऑफ लैप्स जैसे ही लगाया तो वो जो टेरिटरी थी अवध वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गई और उस वहां के नवाब से छीन ली। ठीक है, उसके बाद ये थे पॉलिसीज। उसके बाद पीजेंट्स एंड द सिपॉइज क्या था, इसमें इकोनॉमिक कॉज आ गया, है ना। तो मतलब मैंने इतना हटपटा सा लाइन नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट उठाया तो मैंने भी एनसीईआरटी से, लेकिन मैंने क्या करा, उनकी जो मेन पॉइंट्स थे उनको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखा, और लिखने के कारण क्या हुआ कि अगर मैं पेपर में लिखूंगा ना मेरे को इजी होगा, 5 मार्क्स के पेपर में आएगा क्वेश्चन। देखो एक चीज तो पक्का बता दूं, चलो उससे बताऊंगा, उस पर नोट पे बनाऊंगा, उस स्लाइड में बता देता हूँ। द इंडियन सिपॉइज, तो इसमें क्या था, ये सब इकोनॉमिक कॉज में आ गए, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, अभी इसमें सती प्रथा के बारे में है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के बारे में है, ये सब चीजें भी मैंने बता दिया आपको। थ्रू द आइज ऑफ पीपल क्या है, ये सब चीजें भी मैं अभी पढ़ा दिया, इमीडिएट कॉज भी होगा इसमें, वो भी पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ये यहाँ से क्या है, यहाँ से हम चलते हैं अब अपने नोट्स पे चलते हैं, जो कि आपके भैया जी श्री ने बनाया है। हाँ, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली ऑन मार्च 29 1857, 1857 के साल का मार्च का महीना था, 29वां दिन था, उस दिन मंगल पांडे अ यंग सिपॉय स्टेशन इन बाराकपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, कहाँ है, वेस्ट
बंगाल में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में बराकपुर एक जगह का नाम है। तो वहां पे मंगल पांडे, ये कौन है भैया, ये कौन है भैया, आपने बताया था थे मंगल पांडे। तो इनको जो है स्टेशन करा गया था बराकपुर में, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, कौन से स्टेट में था भैया, वेस्ट बंगाल में। तो वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, इनको जो है फांसी लटका दी गई। क्यों लटका दी गई, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया था। सही करा था, लेकिन तब इनको, क्योंकि उस समय कौन था, ब्रिटिशर्स के राज था, ब्रिटिशर्स जो चाहे वो करे। तो इन्होंने मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दी। वॉज अगेंस्ट द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज, इन्होंने क्यों करा था ऐसा, ब्रिटिशर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर हमला क्यों करा था, क्योंकि ये जो ग्रीस्ड कार्टेज भैया हमें आपने पढ़ा इमीडिएट कॉज के अंदर, जिसको हमें काटना पड़ता था, तो इसके खिलाफ थे। क्या थे, इसके खिलाफ थे। तो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर दिया। ऑन May 9, 1857, some sepoys posted with a British regiment in Meerut refused to use the greased cartridges। मतलब कुछ लोग जो मेरठ में स्टेशन पे थे, मेरठ में जो सिपाहीज थे, उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस के यूज करने को मना कर दिया। उन्होंने भी क्यों मना करा, क्योंकि उसमें फैट ऑफ काउज एंड पिग्स था। तो ये रूमर्स की वजह से उन्होंने भी मना कर दिया, उनको भी पसंद नहीं आया। उसके बाद आता है एक और, 85 सिपाहीज वर सेवरली पनिश्ड एंड सेंटेंस्ड टू जेल, डेथ नहीं, जेल, हाँ जेल, डेथ नहीं, मारा नहीं। तो 85 सिपाहीज को ब्रिटिशर्स ने पकड़ा, पकड़ने के बाद उनको जेल में डाल दिया। द वेरी नेक्स्ट डे May 10, 1857, while other Indian sepoys declared a war, कुछ दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध चालू कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और जैसे उन्होंने डिक्लेयर करा, तो वो सबसे पहले दे फ्रीड द सोल्जर्स इम्प्रिजन्ड इन मेरठ जेल, उन्होंने सबसे पहले भाईचारा दिखाते हुए जो भी उनके जो भाई सब थे, सोल्जर्स थे मेरठ जेल में, उनको उठाया और उनको वहां से निकाल दिया, ठीक है ना, फ्री कर दिया। एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड दे मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चले गए, दिल्ली चले हम, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका टॉपिक का नाम था मेरठ टू दिल्ली। तो लोग दिल्ली चले गए, सिपाही सीज्ड दिल्ली, सॉरी, जो सिपाहीज ने दिल्ली को सीज कर लिया भैया, क्या कर लिया, सीज कर लिया। एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर कौन था, उनका लीडर घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर के बारे में हमने पॉलिटिकल कॉज में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने उनको लास्ट मुगल रूलर के तहत घोषित कर दिया था, लास्ट मुगल रूलर को घोषित कर दिया था एज देयर लीडर। और इनको बहादुर शाह जफर को भी लीडर भी किसने घोषित करा, हमारे 85 सिपाहीज ने, जो कि दिल्ली गए थे। एंड द ब्रिटिशर्स नेवर थॉट द सिपाहीज वुड गेट सपोर्ट ऑफ मुगल रूलर। अब ब्रिटिशर्स जो थे उनको मतलब लगा ही नहीं कि मुगल, उन लोगों को जो सिपाहीज है उनको मुगल रूलर्स का इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि जो उनके जो क्या बोलते हैं जो उनके जो लीडर थे बहादुर शाह जफर, वो भी मुगल के रूलर थे। तो उनको लगा ही नहीं कि उनके जो सिपाहीज को इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा मुगल्स का। तो इसके कारण भी मेरठ से कहाँ गए वो, दिल्ली क्यों गए, दिल्ली में पहले तो मंगल पांडे के बारे में पढ़ा हमने। मंगल पांडे 1857 को जो कि बराकपुर में थे, उनको सेंटेंस कर दिया गया डेथ में, फांसी चढ़ा दी गई। क्यों चढ़ा दी गई, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को हमला करा था। हमला क्यों करा था भैया, क्यों करा था, इसलिए हमला करा था क्योंकि वो जो है वो किसके खिलाफ थे, ग्रीस्ड कार्टेजेस के यूज के खिलाफ थे। और मई 1857 सम सिपाहीज पोस्टेड विद द ब्रिटिश रेजिमेंट, जो कि ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ मेरठ में पोस्टेड थे, तो वो भी उन्होंने भी इसके खिलाफ मना कर दिया। और वो भी नहीं चाहते थे लड़ाई लड़े। क्यों नहीं चाहते थे भैया, क्योंकि वहां पे ग्रीस्ड कार्टेजेस का यूज करा जाता था, तो उन्होंने भी लड़ाई नहीं लड़ी। 85 सिपाहीज जो 85 सिपाही जो थे वो दिल्ली गए। दिल्ली क्यों गए, पहली बात तो 85 सिपाही को फांसी चढ़ा दी गई। और जो उनके दोस्त थे, फांसी कब चढ़ी गई भैया, डेट याद कर लेना, May 10, 1857,
7 इस डेट को उनको जेल वो हाँ जेल में भेज दिया। सेंटेंस टू डेथ नहीं, सेंटेंस टू जेल। जेल भाई तुम डेथ सोचने लगो, कोई डेथ नहीं है ये, जेल है, ठीक है ना। तो उनको जेल में भेज दिया गया। कब भेजा गया, कब भेजा गया? मई 9 को। और मई 10 को क्या हुआ, मई 10 को क्या हुआ? While under Indian sepoys declared a war against British, उन्होंने जो दूसरे उनके भाई लोग थे भाईचारा दिखाते हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई घोषित कर दी, है ना, युद्ध घोषित कर दिया, युद्ध ऐलान कर दिया। दे फ्रीड द सोल्जर्स इम्प्रिजन्ड इन द ब्रिटिश, सबसे पहले भाईचारा दिखाते हुए मेरठ में गए और उनके उस भाई सब थे, सोल्जर्स वगैरह सिपाही वगैरह थे, उनको फ्री करा और फिर एक साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लास्ट मुगल रूलर घोषित करा और पूरी दिल्ली को सीज कर लिया। अब इस सब चीजों के कारण, इस सब चीजों के कारण लास्ट में ब्रिटिशर्स को लगा था, पहले शुरुआत में ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई सिपाही जाएंगे दिल्ली, बहादुर शाह जफर से पूछेंगे, बहादुर शाह जफर उनको मना कर देगा। लेकिन बहादुर शाह जफर ने उनकी बात मानी और वो भी चाहते थे कि मुगल को बाहर फेंक दिया जाए। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा नहीं लगा था कि बहादुर शाह जफर सिपाही का साथ देंगे, मुगल रूलर उनका साथ देंगे, ठीक है। तो ये सब थे मेरे तो दिल्ली में कॉजेस वगैरह। उसके बाद सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के कुछ कुछ मेन सेंटर्स तो होंगे ना, जहां जहां रिवॉल्ट मेनली लड़ाया गया था। वैसे तो पूरी इंडिया में लड़ाया गया लेकिन मेनली एज द न्यूज ऑफ म्यूटिनीज स्पीचेस रीचेस दिल्ली, जब म्यूटिनी क्या थी भैया, म्यूटिनी वो लोग थे, वो ग्रुप था सोल्जर्स का जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ थे आर्मी में। तो वो लोग जब दिल्ली पहुंचे तो ये न्यूज स्प्रेड हो गई, क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, पूरी इंडिया में फैल गई। सोल्जर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑल्सो रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। रिबेल मतलब लड़ाई लड़ने लगे। रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स, रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट का मतलब है एक के बाद एक रेजिमेंट आए और बिगेन जॉइनिंग द रिबेल फोर्सेस एट मेन सेंटर्स सच एज दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, ठीक है ना। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जो मेन सेंटर्स थे वहां पे जाके रेजिमेंट के बाद एक रेजिमेंट उस रिवोल्ट को ज्वाइन करने लगे। उसके बाद आता है बरेली, आरहा, झांसी, ग्वालियर, फैजाबाद, आगरा वर सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स, मेन सेंटर्स ये 3 थे और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ये बरेली, आरहा, झांसी, ग्वालियर, फैजाबाद, आगरा वगैरह ये मेन सेंटर्स थे। इंपॉर्टेंट सेंटर, मेन सेंटर। सम की लीडर्स एंड सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, कुछ की लीडर्स और उनके कुछ सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट की वो कहां से रिवोल्ट को लड़ रहे थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाना साहेब जो कि कानपुर से लड़ रहे थे, फिर बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से लड़ रहे थे, कुंवर सिंह जो कि बिहार से लड़ रहे थे, भक्त खान जो कि बरेली से थे, और फिर आता है रानी लक्ष्मीबाई जो कि कहां से थी, झांसी से थी। रानी लक्ष्मीबाई जी ये है, और इनके बारे में हमने फिर से पॉलिटिकल कॉज में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि इनके बेटे को ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज नहीं करा। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करा? क्योंकि इनका अडॉप्टेड सन था, तो वहां पे क्या लगा दिया, डॉक्टर रेनॉल्ड फ्लैश। इसकी वजह से भी रानी लक्ष्मीबाई इनसे नाराज थी, ठीक है। ये सब मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट पढ़ लिया, की लीडर्स पढ़ लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आया भैया, द कंपनी फाइट बैक्स। तब कंपनी को आ गया गुस्सा, उनको आ गया गुस्सा, उनको जैसे ही आया गुस्सा तो वो लोगों ने फिर से फाइट बैक करा मतलब रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। एक बार हम जो देख लेते हैं एनसीईआरटी पे जाके कि ये सब चीजें कहाँ पे है, ताकि आप लोग मार्क करते रहना। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, इसमें हमने क्या पढ़ा भैया, इसमें हमने यहाँ पे ये पढ़ा, मार्क कर देता हूँ मैं, मार्क कर लेना। इसमें हमने ये पढ़ा, मार्च 2987 को was stationed as hanged to death for attacking his officers in बैकपुर। उनको फांसी चढ़ा दी गई थी मंगल पांडे जी को। क्यों चढ़ा दी गई थी? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ क्या करा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको अटैक करा बैरकपुर में। ये एक स्टैंप है जो कि मंगल पांडे को लेकर दिया गया था। कब दिया गया था? पोस्टल स्टैंप इशूड इन कमेरेंस ऑफ मंगल पांडे, मतलब मंगल पांडे को याद करने के लिए ये जो स्टैंप है, पोस्टल स्टैंप, ये लाया गया था, ठीक है। उसके बाद some days later some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the सेम अभी हमने पढ़ा कि मेरठ में कुछ सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया ग्रीस कार्डिनल्स यूज करने के लिए, तो उनको भी सेंटेंस टू जेल में भेज दिया गया। क्यों भेज दिया, उन्होंने क्यों मना करा था? हमने इमीडिएट कॉज में पढ़ा ऐसा। क्या पढ़ा? फैट ऑफ काउज एंड पिग्स,
फैट ऑफ काउज होता है ग्रीस्ड कार्टिलेज में, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड सेंटेंस्ड टू 10 years जेल एंड डिसअपॉइंटिंग। दिस हैपेंड ऑन 9 मई। 9 मई को ये सब घटनाएं हुई, ये सब घटनाएं हुई और उनको जेल में भेज दिया गया। उसके बाद द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा क्यों था? इसलिए था क्योंकि जो दूसरे सिपाही थे वो अपने भाई लोगों को, बाकी जो सिपाही जेल में थे उनको बचाने के लिए 10 मई को सोल्जर्स ने जेल, मेरठ के जेल में पहुंचे और रिलीज कर दिया इम्प्रिजन सिपाहीज को। जो भी वो सिपाही इम्प्रिजन थे, मतलब जो जेल में बंद थे, उनको रिलीज करवा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे कैप्चर्ड गन्स एंड एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं। इसको ना मुझे अच्छा नहीं लगा, हम इसको स्क्वायर में बना। तो ये जो पोस्टल स्टैम्प था मंगल पांडे के लिए लाया गया था। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम? फिरंगीज। भैया फिरंगीज क्या होता है? फिरंगीज क्या होता है? फिरंगीज उस टाइम में जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो भी व्हाइट कलर लोग थे, हम इंडियंस जो थे उनको फिरंगीज बोलते थे, या फिर ब्रिटिशर्स को मेनली फिरंगीज ही बोलते थे। उसके बाद एमिनेशन सेट फायर टू बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। वो क्या करते? ब्रिटिश के जो भी बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज थे उनपे आग लगा देते। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द रूलिंग कंट्री। मतलब सोल्जर्स ये चाहते थे कि, क्या चाहते थे? कि जो भी ब्रिटिश का रूल है वो आज ही के आज उसी दिन खत्म हो जाए कंट्री में। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। मतलब उनको लगा हम तो रूल कर नहीं पाएंगे, तो इसको रूल कौन करेगा? ये अब इतनी बड़ी, भाई अगर ब्रिटिश चला गया, मान लो उस टाइम चला जाता, तो सिपाही रूल करते, तो फिर देश के लिए लड़ता कौन, है ना? तो उन्होंने क्या करा? बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया, ठीक है ना? द सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड, ये लोग फिर यही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई की। पूरी रात चल चल कर ये लोग मेरठ से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद द रिबेलियन स्प्रेड। रिबेलियन स्प्रेड में हमने क्या पढ़ा? नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव। अंडरलाइन कर ले तो तुम लोग अंडरलाइन ना करो। खुल जा भाई, खुल जा। ठीक है, वेरी गुड। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा। लेट मतलब क्या होता है? लेट नहीं हो गया, मर गए भैया, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव टू। इन्होंने टू नहीं लिखा, हम टू लिख देते हैं। वो लिव्ड नियर कानपुर। तो जो अगर वो कानपुर में रहते थे तो वो कानपुर से ही रिवोल्ट को चला रहे थे, ठीक है ना? उसके बाद पेशवा उसके बाद बहादुर शाह जफर जो कि लखनऊ से थे। लखनऊ ब्रिटिश कादिर द सन ऑफ द डिपोज्ड वाजिद अली के जो बेटे थे, वाजिद अली शाह के जो बेटे थे ब्रिटिश कादिर, वो लखनऊ से लड़ रहे थे, ठीक है? और जो दिल्ली से कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह जफर लड़ रहा था। बहादुर शाह जफर की जो मम्मी थी बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब जो बहादुर शाह जफर की जो माता श्री थी बेगम हजरत महल, वो भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अपराइजिंग को, मतलब रिवॉल्ट को मतलब बढ़ाने के लिए, चढ़ावा बढ़ाने के लिए वो भी मदद कर रहे थे उन लोगों की। उसके बाद आता है द कंपनी फाइट बैक्स। कहाँ है? ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, स्लाइड में मार्क कर लेना आप लोग पढ़ के। द कंपनी फाइट बैक्स, द कंपनी फाइट बैक्स, इसका हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आएंगे एनसीईआरटी पे। खुल जा, ठीक है ना? अच्छा, ये कौन है भैया? इनके बारे में बता दो। ये है तांतिया तोप। अब ये कौन थे? ये जो थे ये जनरल थे। कौन थे भैया? जनरल थे। अब जनरल किसके थे? तो जनरल थे भैया नाना साहेब के। किसके थे? नाना साहेब, ठीक है? इनके जो ये थे जनरल, ठीक है ना? उसके बाद आप पढ़ते हैं सीइंग दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्प्रेडिंग सो फास्ट। मतलब मैं ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत बढ़ गया है, पूरे देश में फैल रहा है, तो इसको देखते हुए डैट ब्रॉट इन reinforcement from England passed new laws so that the company decided
टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विद ऑल इट्स माइट्स। मतलब इस 3-4 लाइन का मतलब क्या है, जैसे जैसे उनको पता चला कि रिवॉल्ट बहुत ज्यादा फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, तो वो उन्होंने इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट लाए और कुछ कुछ नए नए लॉज लाए, जिसके तहत कंपनीज के पास बहुत सारी पावर आ गई, तो वो रिवॉल्ट को सप्रेस करने लगे। उसके बाद दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, तो दिल्ली को ब्रिटिशर साइड में हमने क्या पढ़ा, दिल्ली को सीज करा, तो दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857। तो सितंबर 1857 में दिल्ली जो सीज करी थी रिबल्स ने, उनको फिर से उनसे छीन लिया गया और फिर से रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। द लास्ट मुगल रूलर एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट। बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल रूलर घोषित करा गया था, उसको कोर्ट में ले गए एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट इनको कहां भेजा गया था? और एक और चीज, ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन। उनको प्रिजन में भेज दिया गया, प्रिजन में भेज गए रंगून इन अक्टूबर 1858। अक्टूबर 1858 में बेगम जीनत महल, उनके जो पति श्री हैं कौन, बहादुर शाह जफर, उनको कहां भेज दिया गया? रंगून जेल। कब? 1858 में। और फिर बहादुर शाह जफर जो है उसी रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? नवंबर 62 में। अक्टूबर 1858 में बेगम जीनत महल और बहादुर शाह जफर, इन दोनों को रंगून जेल में भेजा गया और बहादुर शाह जफर जी की मृत्यु हो गई। कब हो गई? नवंबर 1868 में। कहाँ हो गई? रंगून जेल। एमसीक्यू में आ सकते हैं छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन, तो याद रखना। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया। कब? 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई जी जो है उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या कर लिया? डिफीट कर दिया और किल कर दिया 1858 में, जून के महीने में। तांत्या तोप एस्केप्ड टू जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो तांत्या तोप है वो एस्केप कर गए, ये भाग गए। कहां भाग गए? सेंट्रल इंडिया। एंड कंट्रीब्यूटेड टू फाइट अ गोरिल्ला वॉर। guerrilla war with the support of many tribal and peasants leaders. He was captured and tried and killed in the April 1859. मतलब तांत्या तोप जब भाग गया सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के जंगलों में, तो वो क्या करता, वहां पे एक उन्होंने गोरिल्ला वॉर लड़ी, जिसमें उन्होंने मैनी ट्राइबल्स और पीजेंट्स की सहायता से लड़ा। तो फिर ये तो लड़ लिया उन्होंने। उसके बाद 1859 के अप्रैल मंथ में उनको पकड़ा गया, कैप्चर करा गया, ट्राइड करा गया। ट्राइड मतलब उनको पेश करा गया कोर्ट में और बाद में मार दिया गया। खत्म, यही होता था। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस। अब भैया ब्रिटिशर्स ने पूरा रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। रिवोल्ट कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि इस रिवोल्ट के बाद क्या क्या चीजें हुई। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बाद की चीजें, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बाद की चीजें, आफ्टर मैथ है ना, चीजें। तो बाद की जो भी चीजें हुई थी वो क्या क्या हुई थी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट के बाद क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहला आता है रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एंड डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्टार्टेड। ब्रिटिश रूल चालू हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलाती थी पहले, वो रूल बंद हो गया। मतलब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। इन 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास न्यू एक्ट विच ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया टू ब्रिटिश क्राउन। 1858 में 1857 में लड़ाई ली, एक साल बाद एक नया लॉ पास कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या पास करा? उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है वहां पे रूल करने का। अब जो भी रूल करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। अ मेंबर वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट घोषित करा गया। ठीक है, एक मेंबर को। और अ काउंसिल नेम्ड द इंडियन काउंसिल, एक काउंसिल थी इंडियन काउंसिल जो कि अपॉइंट करी गई उस बंदे को एडवाइस करने के लिए, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। उसको एडवाइस करने के लिए एक इंडियन काउंसिल आई। ठीक है ना, सिंपल सिंपल चीज है। द गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल था, अब वो क्या बन गया भाई? वाइसरी। क्या बन गया? वाइसरी।
ठीक है। तो पहले जो गवर्नर जनरल था हमारा, अब वो हमारा वाइसरी बन गया, और एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आया, जिसको एडवाइस करने के लिए एक इंडियन काउंसिल आई। तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक हो गई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन का रूल चालू हो गया, डायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल मतलब डायरेक्ट राजा रूल करेगा, रानी रूल करेगी, जो भी। उसके बाद आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिशर गेव इंडियन रूलर्स ऑफर दैट इफ दे एक्सेप्ट क्वीन, ओए क्यों नहीं, क्वीन ओइन नहीं, क्वीन, क्वीन एलिजा, क्वीन विक्टोरिया एज द हेड। क्वीन एलिजाबेथ क्यों याद आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर देना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, एक तो ये, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टैब्लिश हुई थी तो उसके जो भी एग्रीमेंट वगैरह थे उस पर साइन किसने करा था? ये दो चीजों के आंसर आपको कमेंट में डालने हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर गेव इंडियन रूलर्स, ब्रिटिशर्स से जो थे उन्होंने इंडियन रूलर्स को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि अगर वो क्वीन एलिजाबेथ बोल रहा, क्वीन विक्टोरिया को अपना हेड घोषित करते हैं, देन दे विल नॉट एनेक्स मोर टेरिटरीज, वो ज्यादा जो टेरिटरीज है और भी जो टेरिटरीज बची हुई है उसको एनेक्स नहीं करेंगे, एंड रूलर्स वुड बी फ्री टू रूल देयर किंगडम एंड हायर्स देयर चिल्ड्रन इवन एडॉप्टेड सन्स। मतलब उन्होंने बोला कि रूलर्स अपने किंगडम को आराम से रूल कर सकते हैं, और अपने बेटे को भी दे सकते हैं अपना राज्य, अपनी बेटी को भी अपना राज्य दे सकते हैं, और अगर उनको कोई एडॉप्टेड सन है तो उसको भी अपना राज्य दे सकते हैं। भैया ये कौन है? ये कौन है? ये तो रहा, ये क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, जिसकी अभी बात चल रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस में ये दो मेन कॉन्सिक्वेंसेस याद हो गए, आगे के तो याद हो जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल खत्म हुई, ब्रिटिश क्राउन की डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुए कि डायरेक्ट राजा या रानी रूल करेगा। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लाया गया, उसको एडवाइस करने के लिए इंडियन काउंसिल बनाई गई, और जो गवर्नर जनरल था वो अब वाइसरी बन गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखा होगा भैया? आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिशर्स गेव इंडियन रूलर्स ऑफर दैट इफ दे एक्सेप्ट क्वीन विक्टोरिया एज देयर रूलर, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स को ये ऑफर दिया कि अगर वो क्वीन विक्टोरिया को अपना रूलर मानते हैं तो वो ज्यादा एनेक्स नहीं करेंगे। एनेक्स मतलब क्या होता है? एनेक्स मतलब भैया आपने बताया था कब्जा होता है, कब्जा नहीं करेंगे और टेरिटरीज को, और रूलर्स वुड बी फ्री टू रूल देयर किंगडम, तो जो रूलर है वो किंगडम को रूल करने के लिए फ्री होंगे, एंड हायर देयर चिल्ड्रन इवन एडॉप्टेड सन, अपने चिल्ड्रन को भी हायर कर सकते हैं चाहे वो एडॉप्टेड सन हो तब भी। ये क्वीन विक्टोरिया जी की फोटो थी। आगे बढ़ते हैं, 4 और कॉन्सिक्वेंसेज है। पहला कॉन्सिक्वेंस, तीसरा कॉन्सिक्वेंस मतलब द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेज द नंबर ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस के नंबर्स को रेज करा, बढ़ाया, 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 और रेड्यूस मतलब कम करा, किसको? द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के जो भी नंबर थे उसको कम करा, और यूरोपियंस के जो भी सोल्जर्स के नंबर थे उसको बढ़ा दिया, ठीक है। इंडियन आर्मी द ब्रिटिशर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू रिक्रूट गुराखास, रिक्रूट मतलब हटाना, मोर गुराखास, ठीक है। मोर नहीं, हटाना नहीं होता, सॉरी, गलत पढ़ा दिया। रिक्रूट मतलब होता है लाना, गुराखास, सिक्स एंड पठान। ऐसा क्यों करा इन्होंने? क्योंकि जो गुराखास, सिक्स और पठान थे वो जो है वो ब्रिटिशर्स के रिवोल्ट के टाइम पे लॉयल थे। अभी आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को ले लिया गया था वापस, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि वही इस रिवोल्ट के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। द ब्रिटिशर्स क्राउन प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, मतलब जैसे कि हमने सोशल और रिलीजियस कॉसेस पढ़े, तो जो ब्रिटिशर्स का नया क्राउन, नया राजा या रानी बनी, तो उन्होंने बोला कि हम आपके रिलीजियस और सोशल कॉज में इंटरफेयर, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स मेड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स ओवर देयर लैंड, मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज बनाई जिसके तहत जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनको राइट्स मिलेंगे अपने लैंड्स को बचाने का, ठीक है। एक बार हम एनसीईआरटी पे चल लेते हैं। एनसीईआरटी का बैक स्टेज द कंपनी फाइट बैक्स, कंपनी ने क्या करा देखते हैं। द कंपनी कहाँ है? कंपनी ने क्या करा? रीइंफोर्समेंट करी इंग्लैंड से,
देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से मिला जुला है। reinforcement from England passed new laws so that the rebels could not be convicted with ease। मतलब जो रिवोल्ट जो रिबल्स कौन थे? जो लड़ाकू, मतलब जो रिवेंज लेना चाहते थे उन्हें हम रिबल्स कहते थे, तो वो ज्यादा जल्दी ना लड़े। जो रिवोल्ट है, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, और बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangul in October 1858, और अब नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर डाई हो गए। किस कहाँ पे? रंगून जेल में उनकी मृत्यु हुई। ये सब हमने अभी पढ़ा। तो ये सब चीजें मैंने जो पढ़ाई हैं वो सब मिली जुली हैं। recapture of Delhi however did not mean that the rebellion। ये कौन है? एक और पोस्टल स्टैंप आया। पहले मंगल पांडे के लिए आया था, अब तांत्या तोप के लिए आया। ये थे तांत्या तोप, जैसे कि हमने पढ़ा। पोस्टल स्टैंप इशूड इन कमरेज, मतलब तांत्या तोप को याद करने के लिए एक और पोस्टल स्टैंप आया। ठीक है। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को भी वापस ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड जून 1858 में। इसी तरह तांत्या तोप भी, जो मैंने बताया गोरिल्ला वॉर लड़ने गए थे, अप्रैल 1859 में उनकी भी मृत्यु हो गई, उनको भी जानबूझ के मार दिया। तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। जो रिवोल्ट की जो भी चीजें थी उनको खत्म कर दी, और रिवोल्ट को ज्यादा बड़ा नहीं बनने दिया। अगर रिवोल्ट बड़ा बनता ना, सच्ची में जो 200 साल राज करा था ब्रिटिशर्स ने, वो बहुत कम राज करता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे भैया? अब हम पढ़ेंगे कि हम रिवोल्ट क्यों हारे। ठीक है, हम रिवोल्ट क्यों हारे। द रिवोल्ट डज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। जो रिवोल्ट है वो पूरे इंडिया में नहीं फैला। इट वॉज मेनली स्प्रेड इन नॉर्थन इंडिया। सिर्फ ज्यादातर वो नॉर्दर्न इंडिया में फैला, और इट डिड नॉट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग मोर पीपल टुगेदर ऑल ओवर इंडिया। मतलब पूरे इंडिया से वो ज्यादातर लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर पाए, और रिवोल्ट में ज्यादा लोगों की वजह से, ज्यादा लोग ना होने के कारण वो रिवोल्ट हार गए। द गुराखास एंड द राजपूत। जो सिख, गुराखा, राजपूत थे वो क्या थे? वर रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश एंड हेल्ड टू फाइट रिबल फोर्सेस। मतलब जो थे, ये सब लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद करी रिबल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में। रूलर्स ऑफ मैनी रीजन्स लाइक ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, पटियाला, कश्मीर एक्सेट्रा डिड नॉट जॉइन द। मतलब ये सारे रीजन्स के, और इसके अलावा और भी रूलर्स के रीजन्स के रूलर रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं करे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला रिवोल्ट में। इंडियंस हु वर एजुकेटेड अंडर ब्रिटिश डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के अंदर एजुकेटेड लोग थे, मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर इंडियंस जो एजुकेटेड थे, उन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं करा। क्यों नहीं ज्वाइन करा? क्योंकि उनको लगता था कि जो हम आज हैं वो ब्रिटिशर्स की वजह से, तो उन्होंने वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। सिंपल। द रिबेल्स लैक यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रिटिशर्स है वो यूनिटी के रिबेल्स जो है उनके पास यूनिटी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी और यूनिटी भी नहीं थी। तो ये सब चीजें थी, रीजंस थी। एक बार हम चलते हैं अपना एनसीईआरटी पे। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये चैप्टर खत्म हो गया। हम एनसीईआरटी पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आफ्टर मैथ था इसमें। आफ्टर मैथ मतलब एक तरह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसे हम आफ्टर मैथ भी कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मैथ मतलब जो इसके बाद की गणित है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो इसके बाद की चीजें थे। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने पास करा नया एक्ट जिसमें ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मार्क लो भाई, मार्क करो, तुम भी मार्क करो। The British Parliament passed a new act in 1858 transferred the powers of East India Company to the British Crown। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी, ट्रांसफर कर दी। ऑर्डर टू रिस्पॉन्सिबल एंड इंश्योर। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरी। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको वाइसरी का टाइटल दे दिया। ही वाज गिवन अ काउंसिल टू हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। उनको एक काउंसिल दी गई, इंडियन काउंसिल। और किसको दी गई थी?
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको भी एक ब्रिटिश कैबिनेट ने अपॉइंट करा। ठीक है, इसी के साथ ये शायद चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं, हाँ ये देखते हैं देखते हैं देखते हैं। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. जैसे हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने उनको बिलीफ दिलाया कि हम आपकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करेंगे। They were allowed to pass on their kingdoms and including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen. मतलब ये तभी चीजें सारी करते ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट, इंडिपेंडेंस के लिए उनकी जो पैरामाउंटेंसी होगी, मतलब अल्टीमेटली जो उनका जो लास्ट रूरल होगा इंडिया का वो ब्रिटिश क्वीन ही होगा, लेकिन उनको मानना पड़ेगा, तभी उनकी जो भी टेरिटरीज है उसको ज्यादा एनेक्स नहीं करेंगे, उस पर ज्यादा कब्जा नहीं करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द एनिमी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर। ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है ना। तो आप सब अंडरलाइन कर लेना, एक बार ये मैप देख रहे थे, ये बढ़िया चीज है। सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पहले तो ये की मैप में पहले की देखा करो। मेन रिवोल्ट जो रेड ट्राइंगल वाले हैं वो मेन सेंटर से रिवोल्ट के, और जो ब्लैक ट्राइंगल वाले हैं वो अदर सेंटर से रिवोल्ट, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन नहीं। तो सबसे पहले तो मेरठ ये मेन है, हमें पता है, दिल्ली मेन है, बरेली मेन है, लखनऊ मेन था, कानपुर भी मेन था, झांसी भी मेन था, फैजाबाद भी मेन था। देख रहे हो पूरा जो रिवोल्ट है वो यहाँ तक ही ज्यादातर है, यहीं तक क्या सबसे ज्यादा तो इस एरिया में है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर। हमने रीजंस में क्या पढ़ा कि जो रिवोल्ट है वो पूरे इंडिया में नहीं फैल पाया, जिसके कारण जो रिवोल्ट है उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं पड़ा इंडिया में, और वो ज्यादा सपोर्ट ना होने के कारण वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज्यादा अच्छे से नहीं लड़ पाई, जिसके कारण हम ये रिवोल्ट हार गए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी, ये सब जो जगह है ये हमारे मेन सेंटर्स थे। इंपॉर्टेंट सेंटर या अदर सेंटर जैसे नगोड़े, नौवांग, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, दीनापुर, सागर, ये जबलपुर, नीमच, भवाव, ये सब चीजें हमारी, मुरादाबाद, सहारनपुर, रोहतक, ठीक है ना। दिल्ली भी इसमें था, ये मेन सेंटर था, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर है होंगे, ये सब केस स्टडी पढ़ लेना। लेट्स रिकॉल व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय ब्रिटिश। ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई की डिमांड, रानी लक्ष्मीबाई जी की जो डिमांड है देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी की डिमांड जो कि झांसी थे, उनकी डिमांड क्या थी जिसको ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। सेकंड क्या है, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। जो भी क्रिश्चियनिटी में बदले गए थे तो उनके लिए ब्रिटिश ने कौन सा लॉ पास करा भैया, अभी मैंने बताया था। हाँ ये किसमें था, रिलीजियस कॉज में था ना, उसमें भैया आपने बताया था कि जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में बदल गए हैं उनके लिए ब्रिटिश ने एक नया लॉ लाया। कौन सा लॉ लाया? जिसके खिलाफ, जिसके तहत उनको जो है लैंड और प्रॉपर्टी को कब्जा करने का, किसी की भी लैंड और प्रॉपर्टी को कब्जा करने का एक राइट मिल गया। What objections did the sepoys have to the new cartridges that were there? इसमें आपको ये बताना है कि नए कार्टिजेस में क्या ऑब्जेक्शन था जिसके वजह से सिपॉइज जो है उसको यूज नहीं कर रहे थे। हाउ डिड द लास्ट मुगल रूलर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, मतलब जो लास्ट मुगल एम्परर था, कौन था लास्ट मुगल एम्परर? बहादुर शाह जफर, पहले तो ये बताना होगा। और उन्होंने अपने लाइफ के कुछ आखिरी साल कैसे जिए, ये सब चीजें क्वेश्चन आंसर्स है, तो आपको समझना है और मेन चीजें लिखनी है, ठीक है ना। मेन चीजें लिखनी है, एक दो क्वेश्चन आंसर मैं दे देता हूँ। देखो पेपर में ना लैंग्वेज घुमाने के लिए आ सकता है, लैंग्वेज घुमा के आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, व्हाट आर दी causes of revolt of 1857 के रिवोल्ट की क्या क्या कॉजेस थे। उसके बाद
कौन सी कॉन्सेस, ये 5 मार्क्स में आ सकता है पेपर में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके बाद रीजंस, ये 5 मार्क्स में ही आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं 5 मार्क्स वाले, क्योंकि तुम 5 मार्क्स वाले लिख नहीं पाते, यही तुम्हारे नंबर खाते। रीजंस फॉर लॉस्ट इन, देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और जो मैंने पढ़ाया है वो इजी वे में है, तो डायरेक्ट आंसर वही लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेन क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के पेपर में आएंगे। एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है कि दे देगा कि गुरिल्ला वॉर किसने लड़ा था, तात्या तोप ने लड़ा था। झांसी से हमारे मेन की लीडर कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन थे, नाना साहेब। बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, ऐसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें आपको आ सकती है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्लैरिफाई करना हो, आपको डाउट्स कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आप कोई इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, वर्कशीट वगैरह चाहिए, आपको वेस्ट टू एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। और इसी के साथ अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो कि मैथ्स का होगा, जिसका चैप्टर हम बता देंगे आपको और कमेंट्स में बता देंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।